सो हेलो, वेलकम टू स्टडी ऑब्जेक्ट बैक टू बैक चैनल पे एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा ये क्लास 12 की वीडियो है बायोलॉजी की। आप लोगों को जैसे पहली वीडियो में बताया था, जहाँ तक हम लोगों ने नोट किया था, किस किस के बारे में बात कर ली थी। बायोलॉजी में हम लोगों ने जाना था कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जंतु विज्ञान कहाँ से आया, वनस्पति विज्ञान कहाँ से आया, मतलब इन सारी चीज़ बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी सारी कर ली थी। और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ की और तैयारी की थी। वो क्या था, मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, मतलब उसी वीडियो जो मैंने आप लोगों का 30 मिनट के ऊपर का अपलोड किया था, उसी के साथ साथ मैंने एक 6 मिनट का वीडियो आज ही डाल दिया, अपलोड कर दिया। तो अगर कोई बेसिक्स जानना चाहे, वो 9th 10th 11th 12th वो चारों के लिए है कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आए, मतलब सारी चीज़ें दे रखी हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी किससे शब्द है, कौन सा शब्द है, ठीक है। तो आज हम लोग आज क्लास 12th में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th में आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आनुवांशिकी चैप्टर में क्वेश्चन और आंसर्स लिखवाने हैं। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में सारा बता दिया था, तो एक बार बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा फिंगर टिप्स रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हम लोगों ने आपको बताया था कि जो आनुवांशिकी के जनक हैं, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, बताओ। अच्छा, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, चल भाई, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, आनुवांशिकी शब्द दिया आपके, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, नोट करो। अब स्टार्ट कर रहे चैप्टर का नाम डालो पहले, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत, ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर को नोट करो, फिर हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि वंशागत की पहले हम इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक वीडियो था जो क्लास 12 बायोलॉजी का, उसके बारे में हम लोग बता चुके थे। लेकिन हम फिर भी इन शब्दों के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद इसमें नोट्स बनाते चलेंगे और आपको एनिमेशंस के द्वारा बोर्ड पे साइड में ये डेफिनेशंस भी लिखती हुई दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने शब्द बोला वंशागति, वंशागति को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता भी बोल सकते हैं वंशागति को, ठीक है। क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब वंशागति शब्द है, ये आया आनुवांशिकी शब्द है, ये किसने दिया, ये बैटसन ने दिया था। किसने यह शब्द दिया, बैटसन ने। यह शब्द किसने दिया, बैटसन। नोट करते चलना अब ये, ठीक है, प्रॉपर नोट्स में आप लोग बना सकते हैं इससे। वंशागति शब्द किसने दिया, बैटसन। अब वंशागति शब्द क्या है, वॉज इट हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, वंशागति क्या है, उसमें देखिए वंशागति जो अपने वंश को आगे बढ़ाए, ठीक है, अपने वंश को आगे ले जाए। जैसे कि तुम्हारे पापा से तुम आए, तुम्हारी और आगे संतान होंगी, तो मतलब आप अपने वंश को, तुम्हारे दादाजी थे, ऐसे ही वंश धीरे धीरे चल रहा है। तो जो वंशागति अपने आगे लेती जाए, उनके कुछ लक्षण अपने अंदर आते जाएं और वो हम आगे ट्रांसफर करते जाएं, तो ये मतलब एक साइकिल सी चलती है पूरी, तो वंशागति इसे कहते हैं। तो वंशागति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो सीधी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मैंने लोगों ने बताया, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहला सकता है। या तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का हेडिंग डाल सको तो अभी लिखवा देंगे, लेकिन आनुवांशिक लक्षणों का अपने जनकों से अपनी संतानों में स्थानांतरण, किसका, अपने जनक कौन है, यहाँ पे माता पिता हैं और संतान है, जैसे हम स्वयं हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर ही ले सकते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग आनुवांशिकता, या डालिए वंशागति डालिए। चलिए पहले वंशागति, ठीक है, वंशागति। अब इसके अंदर लिखिए, वंशागति में लिखिए आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागति कहलाता है। तो अब एक डेफिनेशन हम लोग क्या लग सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागति कहला सकता है। इससे यहाँ पे डैश लिख के लग लो आनुवांशिकता,
वंशागति आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता या वंशागति। अब इसमें अगर कुछ चेंजेस करने चाहो, थोड़ी इसे और ऑर्डिनरी बनाना चाहो तो क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का, अब आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से, यानी कि जनक लिख के उस कोष्टक में लिखो माता पिता से संतानों में पहुंचना या संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता है। लेकिन मेरे को ये ज़्यादा लग रही शॉर्ट में, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागति कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और दे रखा है, वेरिएशंस, यानी विविधता। विविधता का क्या अर्थ है, जो आनुवांशिक लक्षणों में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रसायन जा रहा है, जिस रसायन जो ले जा रहा है, जो जीन है, जो जीन ले जा रहा है। देखो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है उसके थोड़े कम समझ में आएगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने बताया वीडियो में कि क्या रसायन है, रसायन को किसने नाम दिया, जीन किसने दिया, जीन आया कहाँ से है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वाली देख के आओ, उसके बाद इसमें जम करना, ठीक है। तो विविधता क्या है, ये जो आनुवांशिक लक्षण हैं, ये जो आनुवांशिक लक्षण हैं, इनमें जो असमानताएं आ जाती हैं, जैसे कि जो मेरे पिता में लक्षण थे, जो मेरे पिता में लक्षण हैं उससे थोड़े मेरे में डिफरेंट जो लक्षण आएंगे उसे हम असमानताएं कहते हैं, भिन्नताएं कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं भिन्नताएं, भिन्नताएं या असमानताएं, लिखो भिन्नताएं या असमानताएं। चलो अब इसके बारे में डेफिनेशन इसकी भी लिख लो, विविधता के बारे में, ठीक है। डालो विविधता, विविधता, विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। तो विविधता क्या है, मैंने क्या बोला, आनुवांशिक लक्षणों में, आनुवांशिक लक्षणों में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जाते हैं, इनमें जो भिन्नताएं आ जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज करो, कैसे, इसमें जैसे मैंने बोला था जनक, तो जनक, रुको, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में स्थानांतरण, आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति स्थानांतरण के समय, वे के समय भिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, विविधता कहलाती हैं या विविधता कहते हैं। अब इसे हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या, जनक से संतति में। और अगर इसकी अब आप लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना जैसे वंशागति कहलाता है, जब इसी पीढ़ी में जब एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं तो इन्हीं में असमानताएं आ जाती हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स से आप में कुछ थोड़ी अलग विभिन्नताएं हैं, कुछ अलग लक्षण हैं, उनकी चाल अलग है, आपकी चाल अलग है, ठीक है, उनका रंग अलग है, आपका रंग अलग है, ठीक। अब कैसे लिखा, आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में स्थानांतरण के समय भिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं। आप, आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इरेज करें, चलो हो गया। अब हेडिंग डालो आनुवांशिकी, आनुवांशिकी शब्द ये किसने दिया, आनुवांशिकी शब्द दिया बैटसन ने, ठीक है। आनुवांशिकी लिखो, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। अब आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। जैसे जब हम लोग किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे
हीमोलॉजी कहलाता है किसका, खून के ब्लड के जब अध्ययन करते हैं हीमोलॉजी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है तो हीमोलॉजी। इसी तरह ब्रेन से कुछ करते हैं तो साइकोलॉजी, ब्रेन का जब कुछ अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, ठीक है, ऐसे अध्ययन करते हैं। ऐसे इसके लिए क्या गया, आनुवांशिक लक्षणों की, देखो आनुवांशिक, देखो पहले वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पहले ही समझा चुके हैं, वो सॉरी पहले वीडियो में पहले ही समझा चुके हैं। तो अब आप लोग सिर्फ नोट्स बनाते जाइए अपने प्रॉपर, और उसमें जो हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बताया था, आनुवांशिकता शब्द, कौन मानव आनुवांशिकी के जनक हैं, कौन प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक हैं, कौन हमारे जो मटर अटर के बारे में जिसने अध्ययन किया है कौन उसके जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पहले ही सब समझा चुके हैं। अब ये सेकंड वीडियो है, लेक्चर 3 है ये, ठीक है, लेक्चर 2 आनुवांशिक, देखो आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना या अध्ययन ही आनुवांशिक कहलाता है। अध्ययन ही आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक है। अब जब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, पहले ये 3 हो गई हमारी बेसिक जानकारी, सारी चीज़ें बेसिक जानकारी पहले वीडियो में दे चुके थे। ये 3 डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग जो इसका जो मेन जिस पे ये चैप्टर है हमारे मेंडल के ऊपर, मेंडल कौन थे जिन्होंने मटर पे, उद्यान मटर पायसम सैटिवम पे ऊपर प्रयोग किए थे, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। मैं बोलता चलूँगा, आप लोग लिखते चलिए। मैं मेन डेट्स, मेन उनकी बुक, कौन से 2 वैज्ञानिक कब प्रयोग किए, चुनने के कारण क्या थे, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब डालिए मेंडल के बारे में, ठीक है। लिखिए हेडिंग ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ब्लैक से ही लिखा है सारा, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ठीक है। मेंडल कौन थे हमारे, एनीवन कैन टेल अस, मेंडल कौन थे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मेंडल कौन थे। मेंडल कौन थे आप ये बताइए। अच्छा, मेंडल ने किस पे प्रयोग किए थे। चलो, मेंडल ने पहले जो मटर चुनी उससे क्यों चुनी, ये पढ़ने से पहले हम लोग मेंडल के जीवन परिचय यानी लाइफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इनके क्या है। तो मेंडल का जन्म लिखिए, मेंडल का जन्म कब हुआ था। देखो शॉर्ट में लिखवा दे रहे, यहाँ साइड में कहीं डेफिनेशन शो करा देंगे एनिमेशन के द्वारा, लेकिन हम सीधा सीधा लिख दे रहे मेंडल का जन्म लिखो हेडिंग, ठीक है। इनका जन्म शॉर्ट में 1822 में, कब, मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलेसिया गांव में। ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलेसिया गांव में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में हुआ था। और इनके प्रयोग लिखो, इसने प्रयोग किस पे किए, इन्होंने प्रयोग किस पे किए वो लिखो। शॉर्ट में लिखवा ले रहे और आपको एनिमेशन के द्वारा यहाँ पे शो हो जाएगी डेफिनेशन, या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किए थे पायसम सैटिवम, जो सामान्य मटर थी या उद्यान मटर, सैटिवम
मटर, पायसम सैटिवम पर या सामान्य मटर पर। ठीक है, अब इनके जो प्रयोग थे वो किस में लिखे गए, वो बुक कौन सी थी, प्रयोग किताब या बुक लिख लेना, किस किताब में या बुक में या पब्लिकेशंस में इनकी किताब के बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में दे रखा है। तो लिखो एनुअल, द एनुअल प्रोसीडिंग हिस्ट्री of the society of ब्रुन। जो इन्होंने प्रयोग किए थे वो कौन सी किताब में इन्होंने बताया, यह पब्लिकेशन में, द एनुअल प्रोसीडिंग हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ठीक है, किस में बताया, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द अरे छोटा हो गया, ऑफ द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नीचे ज़्यादा नहीं जाएंगे, वीडियो कट हो जाएगा कहीं। तो इसे लिखिए, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था। प्रयोग इन्होंने किस पे किए थे, पायसम सैटिवम और दान मटर पे किए थे। इनके जो प्रयोग छपे थे वो कौन सी किताब या पब्लिकेशन थी, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। अब इसके बारे में पहले अब लिखो, कब ध्यान दिया गया, हेडिंग डालो या नहीं डालो, ये लिखो, ये ऊपर का मिटाल दें, हाँ रुको यहाँ तक लिख दे रहे एक बार, कब, रुको यहाँ ये लिख लो, कितने वर्षों तक अध्ययन किया, अध्ययन वर्ष, आप अपने मन से जोड़ लेना, कितने वर्षों तक अध्ययन किया। इन्होंने कितने, 7 वर्षों तक अध्ययन किया, कितने, 7 वर्षों तक, 1856 से लेकर 1863 तक। देखो कब, 7 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। ठीक है, नोट करो इसे नोट करो, फिर ऊपर ये वाली लाइन मिटाल करके यहाँ लिखवा दे रहे कि क्या, अब क्या लिखवाएंगे, आप लोगों को तो बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, कितने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया इनके प्रयोगों पर, कब से कब तक, 1866 से 1900 तक ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हो गया नोट, चलो ऊपर वाली लाइन मिटा लें ये शब्द। ठीक है, चलो अब यहाँ डालो ध्यान, कब तक ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कब सिद्ध हुआ या ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, कब तक ध्यान नहीं दिया गया, 34 वर्षों तक। देखो आप अपने हिसाब से बना बना के लिखना, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ, जन्म कब हुआ, प्रयोग किताब या पब्लिकेशन क्या थी, अध्ययन कितने वर्षों तक किया, ध्यान कब तक नहीं दिया गया। आप लोगों को ये शॉर्ट में क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल ने जो मटर चुनी थी उसका नाम क्या था, मेंडल ने जो किताब लिखी थी या उसमें प्रयोग छापे थे वो कौन से पब्लिकेशन थी, अध्ययन कब तक किया गया, कौन कितने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। आपको एग्जाम पैटर्न से ही लिखवा रहे क्योंकि क्लास 12 है ये। ठीक है, तो कितने, 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, 34 वर्षों तक, 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, यानी कब से कब तक, ये भी पूछ सकता है कब से कब तक, 1866 से, देखो 1866 से, एरो नहीं बना, 1866 से 1900 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने
ध्यान नहीं दिया। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया कब तक? 34 वर्षों तक। उसके बाद क्या हुआ ये बताइए, 1 मिनट चेक कर लें, वीडियो ना कट हो जाए। अरे कट हो गई थी इसकी वजह से, सॉरी वीडियो कट हो गई थी इसकी वजह से देखना पड़ा, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था उसमें। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? चलो वॉइस बच गई, दिक्कत हो जाती, वॉइस कट हो जाती, फिर मुझे दोबारा से रीशूट करनी पड़ती इसे। तो मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? 1822 ईस्वी ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था। प्रयोग किस मटर पर किए थे? पायसम सैटिवम, उद्यान मटर या सामान्य मटर पर किए थे, जैसे मीठी मटर के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। प्रयोग कौन सी बुक या पब्लिकेशन में किया था? द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। और अध्ययन कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक, 1856 से 63 तक। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, कब से कितने वर्षों तक? 34 वर्षों तक। एक लॉन्ग टर्म था जिसे ध्यान नहीं दिया गया, कितने? 34 वर्षों तक, 1866 से 1900 तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? अब ये चैप्टर नोट कर लिया, चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नोट कर लिया, इसे हटा दे रहे हैं, हटाओ इसे। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नोट कर लिया होगा। देखो कितने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया? 34 वर्षों तक। फिर 2 वैज्ञानिक आए, फिर कब? या देखो किसने बताया, फिर ये किसने बताया कि आनुवांशिक लक्षण मेंडल के नियम, 1 मिनट ऐसे नहीं, वो लंबा हो जाएगा। किसने बताया? फिर किसने बताया? आप लोग खुद लिख लेना, किसने बताया, किसके बारे में? इन लक्षणों के बारे में, कि मेंडल सही बता रहे थे। जो जेनेटिक्स के बारे में मेंडल ने बताया वो सही बताया। जो आनुवांशिकी के बारे में बताया, आनुवांशिकता के बारे में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी जीन के द्वारा लक्षण जा रहे थे, वो मेंडल ने बताया, सही बताया। किसने बताया? फिर 2 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? कोरेंस डीब्रिज, कब? सन 1900 में। कब? सन 1900 में। कहीं कि 1902 लिख करके आता है, लेकिन सन 1900 में या 1902 में, 1900 में, सन 1900 में कोरेंस डी ब्रिज, ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा हो, कोरेंस डी ब्रिज। और एक वैज्ञानिक कौन से थे? कोरेंस डी ब्रिज और शेरमार्क एंड शेरमार्क। इन्होंने क्या बताया कि जो मेंडल के नियम हैं, इन्हीं के नियमानुसार वंशागत हैं। जो 2 वैज्ञानिक आए, किन्होंने बताया कि मेंडल के जो नियम हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, वो किसके नियम अनुसार वंशागत हैं? मेंडल के नियम अनुसार ही वंशागत हैं। ठीक है, 2 वैज्ञानिक आए, कोरेंस डी ब्रिज और शेरमार्क। इन्होंने बताया कि मेंडल के नियम अनुसार ही ये लक्षण वंशागत हैं। चलो लिख लो फिर भी आप, किसने बताया? सन 1900 में कोरेंस डी ब्रिज, सन 1900 ईस्वी में कोरेंस डी ब्रिज एंड शेरमार्क ने बताया कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार ही है। मेंडल के नियमों पे लिखो, नियमों पर ही आधारित है। ये हो गया मेंडल के बारे में बेसिक्स जानकारी, जो सारी जानकारी थी। अब आप लोग एकदम से इसे नोट कर लीजिए। तो कहाँ से नोट करना है बता दें। ग्रेगर जॉन मेंडल हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना जन्म। आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कैसे। जब मेंडल का जन्म, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने
पायसम सैटिवम या उद्यान मटर पर प्रयोग किए, जिसके बारे में छापा गया पब्लिकेशन में द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। लेकिन 7 वर्षों तक 1856 से 63 तक इनके प्रयोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 34 वर्षों बाद सन 1866 से 1900 तक किसी ने इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सन 1900 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम कॉरेंस डीब्रीज और शेरमार्क था। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति इन्हीं नियमों पर आधारित है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, प्रयोग किताब लिख लिया या लिखो जिसके परिणाम, डैश में लिख लो जिसके परिणाम। किस में छापे गए थे? जिसके परिणाम, डोंट टेक टेंशन, जिसके परिणाम इसमें छापे गए। अब ये हो गया, लिख लिया। अब मेंडल के पौधे चुनने के कारण, ठीक है, मेंडल के पौधे चुनने के कारण लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक लेना और लिख लेना। अब आप लोग कंटिन्यूटी नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल शानदार नोट्स, एकदम बढ़िया शॉर्ट नोट्स। और जो आप लोगों के मैंने बोला था जैसे कि पीडीएफ पे काम चल रहा है क्लास 12th की और 10th की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के हम लोगों ने नोट्स बता दूं। वीडियो और 1 सेकेंड, फिर वीडियो आवाज़ 30 मिनट, 1 सेकेंड रुकना। अभी हम लोग इतनी जल्दी लिख नहीं पाएंगे, ये वाली वॉइस कट करते हैं, दूसरा वीडियो फिर चालू करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पर थे? मेंडल के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे कि मेंडल ने जो मटर चुनी थी, मटर का नाम बताइए। अच्छा, कौन सा था? पायसम सैटिवम या सामान्य मटर या उद्यान मटर, जिसे हम लोग घर में सामान्यतः यूज़ करते हैं, मीठी मटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग डालिए मेंडल के मटर चुनने के कारण। पायसम, 1 मिनट ऊपर से लिखें, छोटा फिर दिक्कत हो जाए। पायसम सैटिवम या उद्यान मटर या मीठी सामान्य मटर लिखो। चलो उद्यान मटर ही लिखो बस। पौधा चुनने का कारण, पौधा चुनने का कारण। ठीक है, ठीक। तो क्या कारण थे? सबसे पहला कारण क्या था, कोई बता सकता है? पहला तो एक माप में छोटा था, जिसकी लंबाई जैसे ये मटर है, यहाँ पे एक मटर शो हो रही होगी, ये तो मैंने बना दी, ऐसी शो हो रही है। ठीक है, जैसी बनाई वैसी। ठीक है, हाँ लो अब ठीक है मटर। तो एक तो ये माप में छोटा था, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। आप लोगों को डायग्राम साथ में दिखाते चलेंगे मटर का, साइड में शो हो रहा होगा मटर का डायग्राम। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग पे लिखो, यह कौन? मटर का ये पौधा यह माप में छोटा था, नंबर 2, यह इसकी अल्प आयु थी, यह कम आयु का था। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग? माप में छोटा था। एक तो और 1 वर्षीय था, मतलब इसकी जो फसल थी वो 1 वर्षीय थी। 1 वर्षीय मतलब 1 वर्षीय लिख लो, यह 1 वर्षीय थी, 1 वर्षीय है, 1 वर्षीय है। क्या 1 वर्षीय है? इसकी फसल जैसे मटर उगाई, वो 3 से 4 महीने में उग जाती है मटर। एक बार जो फसल जनरेट करती है, ग्रोथ होती है उसकी, तो 3 से 4 महीने में फसल बना लेती है। लेकिन एक मटर की फसल मतलब 1 साल में 3 बार उगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कब कितने बार? 3 या 4 बार। 3 महीने में अगर खेती होती है तो 4 बार, और 4 महीने में 1 बार खेती होती है तो 3 बार, मतलब 3 से 4 बार। तो इसमें लिख लो 1 वर्ष होता है, वर्ष में कितने? 3 से 4 महीने या माह में उगती है। 3 से 4 माह में उगती है। अब ऐसा क्यों लिखा? लिख तो सकते थे 3 से 4 माह की आयु होती है, लेकिन मैंने आपको क्या लिखा समझाने के लिए? मटर उगती है। ठीक है, और कैसे उगती है? मैंने बोला 1 वर्षीय, जैसे 1 महीने बाद पूरी फसल बेकार हो जाएगी, मतलब 1 महीने में 3 बार उग सकती है, 3 बार 1 साल में,
या 4 बार। अगर एक साल में 4 बार उगती, 4 महीने में फसल होती है तो 3 बार होगी, और अगर 3 महीने में होगी तो 4 बार होगी। ठीक है। अब 1 वर्षीय होती है, माह में छोटा होता है, 3 से 4 माह की आयु में यह उगने लगती है। ठीक है। अब इसके बारे में और क्या है, यह स्वपरागण होता है या द्विलिंगी होता है, उसके बारे में समझते हैं। यह द्विलिंगी होता है, लिखो, यह द्विलिंगी होता है। ठीक है, यह द्विलिंगी होता है या होती है, होता है। इसमें एक और चीज़ लिख लो, 3 से 4 माह में उगती है, इस कारण इसका अध्ययन कई पीढ़ियों तक किया जा सकता है, किया जा सकता है, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। यह द्विलिंगी होती है। द्विलिंगी पता क्या होता है, एक लिंगी, हम लोग कौन है, एक लिंगी, ये बाइलिंगुअल है यानी द्विलिंगी। क्यों, इसमें सामान्यता क्या होता है, वो स्वपरागण होता है। अब स्वपरागण के बारे में चलो एक बता दें, चलो पहले लिख लो, इसमें पहले पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि फिर समझाने में तो तुरंत समझा देंगे। यह द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी जानते हो, अभी उसके बारे में भी बता देंगे। इसमें सामान्यता स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, इसमें सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु पर परागण भी कराया जा सकता है, करवाया जा सकता है। आप लोगों में से कितने लोग स्वपरागण पर परागण के बारे में जानते हैं? परागण क्या होता है आप लोग जानते हैं? परागकण क्या होते हैं? परागकण होते हैं किसी पुष्प के फूल जो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, आवृत पीजी में। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। परागण होते हैं, परागकण होते हैं पुष्प के फूल। अब जैसे कि ये कोई पेड़ है, स्वपरागण पढ़ा रहे पहले, स्वपरागण, जैसे ये मान लो ये फूल है, ठीक है, और ये दूसरा फूल है। अब इस फूल, अब इस पेड़ में निकले हैं इसके बीज, ठीक है, ये बीज हैं। अब जब किसी पेड़ के या किसी पौधे के पुष्प के बीज या परागकण, बीज को क्या बोलते हैं ना, परागकण, जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण, ये हैं परागकण, उसी पौधे के पुष्प पर जाएं और नया पौधा उत्पन्न करें तो वह हमारा स्वपरागण कहलाएगा। मतलब उसी पौधे के जो परागकण हैं उसी पौधे के पुष्प पर रह जाएं, वो स्वपरागण। और परपरागण क्या है, जैसे ये एक स्वपरागण हो गया, ये दूसरा पौधा है या पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे के परागकण, इस पौधे के परागकण इस पौधे पर पहुंच जाएं, किसके द्वारा? परपरागण की कितनी विधि होती है? वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा, पानी द्वारा, यानी किसी भी माध्यम से इसके द्वारा पहुंच जाए वो हमारा परपरागण है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में। अब जैसे मैंने बोला मटर में सामान्यतः स्वपरागण होता है, सामान्यता, वैसे स्वपरागण ही होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम लोग आर्टिफिशियल करना चाहें, कृत्रिम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? उसके बीज लिए हम लोगों ने, तोड़ा और उठा के रख दिए, हम लोगों के द्वारा, जंतुओं द्वारा पहुंच गया, या तो वायु के द्वारा उसके कण झड़ के हवा में पहुंच गए किसी पौधे पे, तो ऐसे हो गया, ठीक है, वो हो गया परपरागण। मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट बहुत हैं आपके लिए, 5 पॉइंट बहुत हैं, काफ़ी, बस इन्हें याद कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। माह में छोटा होता है, 1 वर्षीय होता है, 3 माह में उगती है, 3 माह की आयु होती है, इस कारण इसका अध्ययन कई पीढ़ियों तक किया जा सकता है। यह द्विलिंगी होता है, इसमें सामान्यतः स्वपरागण होता है परंतु परपरागण भी कराया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो क्या पहले उद्यान मटर पौधा चुनने का कारण, वैसे पौधा चुनने का कारण लिखना था लेकिन मैंने लिख दिया। अगर ये पॉइंट बनाना चाहो तो इसमें लिख दो। उसमें पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कौन सी मटर चुनी थी,
उसमें ऑप्शन दे देंगे कई टाइप की, सैटवा एटवा काफ़ी टाइप की मटर्स के नाम दे देंगे, लेकिन कौन सी थी, पायसम सैटिवम उद्यान मटर। ठीक है, चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो मेंडल की सफलता के कारण, ये हेडिंग डालो, मिटा लो इसे। अब मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण हेडिंग डालिए आप लोग, जब तक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण। अगर 10th वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो, किसी के बहन भाई हो, तो कमेंट कीजिए, तो उसके बाद 10th की प्रॉपर वीडियो साइंस में लाना स्टार्ट कर दे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की और मैथ की। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बाद 10th की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, नंबर 1 पॉइंट डालो, और हाँ कोई पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके आगे सीधा पॉइंट नंबर डालो। जैसे हेडिंग ये है, ये सफलता के कारण, हेडिंग डाल के ये पॉइंट, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे उसके बारे में मैं समझा दूं तो उसके ऊपर ही पूरा मैं एक लेक्चर बना दूंगा 2-3 मिनट।